प्रिय मित्रों, आज का विषय है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप। यह कॉरपोरेट का एक प्रमुख विषय है। जब भी हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घूम फिर करके इसी विषय पर आकर खड़े होते हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप हाई होती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए एम्प्लॉयर की हर कोशिश रहती है कि वो अपनी टीम में बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप की भावना को जागृत करें। मैं यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन कर लूँ, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऑलरेडी मेंबर हैं वो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि सब लोग इसको समझकर, जो हमने बहुत सरल और सुलभ भाषा में बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसमें हमें सफलता मिल सके, अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले सकें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस क्या होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी राजस्थान के उन इलाकों में गया जहाँ राजस्थान के मूर्तिकार मूर्तियां बनाते हैं पत्थर से। तो एक जगह एक बड़े कारखाने में बहुत सारे लोग मूर्ति बना रहे थे। तो वहां वह व्यक्ति सबसे पहले पूरे एक व्यक्ति के पास गया। पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, गर्मी पड़ रही है, चिलकती धूप है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, पापी पेट का सवाल है, और नहीं तो कौन काम करता है इतनी धूप में। तो उसने बहुत सारी जो नॉर्मल उसकी प्रॉब्लम्स थी उन सब का बखान किया, तब अपने काम की बात की। उसने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपना काम करिए। तो वही व्यक्ति उससे अगले व्यक्ति के पास कहा। उसने कहा कि क्या कर रहे हो भाई। तो उसने कहा कि मैं साहब यहाँ नौकरी करता हूँ, यहाँ से सैलरी लेता हूँ, मेरा परिवार का भरण पोषण होता है, मेरे को रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ काम करने की ही तनख्वाह मिलती है। मैं जितना काम करूँगा उतनी तनख्वाह होगी, और जब मेरा छुट्टी का समय होगा तो मैं शाम को घर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है, आप काम करिए। वही व्यक्ति फिर तीसरे शिल्पकार मूर्तिकार के पास पहुंचा जो मूर्ति बना रहा था। उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक पत्थर है, इसके ऊपर इसमें एक मूर्ति छिपी हुई है, इस पर जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको मैं निकालने में मदद कर रहा हूं ताकि मूर्ति बाहर आ सके। और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है कि मैं भगवान की जो शेप पत्थर में छिपी हुई है उसे बाहर निकालने में मैं अपना योगदान देता हूं, मैं कंट्रीब्यूशन देता हूं, और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और इसी पैसे से मेरा परिवार पलता है, इसी पैसे से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो कहानी का जो सारांश है वो यह है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं, जबकि काम तीनों एक ही कर रहे हैं। और यही डिफरेंस ओनरशिप बिलोंगिंगनेस का है कि जो थर्ड पर्सन है वो उसकी ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा है। आइए इसीलिए इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे आंकड़े किस तरह से हमें बताते हैं कि वर्तमान में जिन उद्योगों में ये सर्वे किया जाता है उनमें डेटा क्या कहता है। तो 90% of employees say that it is somewhat or very important to them that their workplace be somewhere they feel they belong. 94% लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जहां वो काम करते हैं वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वो अपनापन महसूस कर सके, उनके काम की वहां रेस्पेक्ट हो। इसका अगला डेटा क्या कहता है। 59% एम्प्लॉय से बीइंग रिकॉग्नाइज, कि केवल 59% लोग कहते हैं कि हमारा वर्क जो रिकॉग्नाइज किया जाता है या हमारे जो अकम्पलिशमेंट है, जो हमारे गोल्स अचीवमेंट है, उन सबको यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बड़ा नंबर है। 40% लोग इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इसके आगे का और एक डेटा मैं आपके साथ देता हूँ। एम्प्लॉयर क्या कहते हैं। 79% एम्प्लॉयर
जो 21% है वो तो बिल्कुल ही इस थ्योरी को नहीं मानते। 79% एम्प्लॉयर ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने यहाँ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसको डेवलप करना चाहते हैं। उनके लिए काम की सक्सेस में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वास्तव में जो उसको अचीव करना चाहते हैं, जो उस पर कार्य करते हैं, वो केवल 13% एम्प्लॉयर हैं। बाकी आपके 87% एम्प्लॉयर्स इस बात को फोकस ही नहीं करते। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे यहाँ ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस का अभाव है, उनसे ये पूछा जाए कि आपने उसको डेवलप करने के लिए क्या प्रयास किए और उन प्रयासों में आपको कहाँ असुविधा हुई। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस है क्या? जो वर्क बिलोंगिंगनेस या ऑर्गेनाइजेशनल बिलोंगिंगनेस की बात कही जाती है, जो हमने नंबर 3 एम्प्लॉय में देखी कि भगवान की मूर्ति छिपी हुई है, मैं तो केवल एक्स्ट्रा पत्थर हटा रहा हूं और मुझे इस काम को करके बहुत आनंद मिलता है, मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, मुझे समाज में रेस्पेक्ट मिलती है, वो ये है। बिलोंगिंगनेस इज द एबिलिटी फॉर ए पर्सन टू फील एक्सेप्टेड विद इन द सोशल ग्रुप, कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ग्रुप है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें वो अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ मानता है, अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल आदमी मानता है, अपनी इज्जत करता है और कराता है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल इमोशनल नीड वी हैव ए ह्यूमंस बिकॉज इट dramatically affect our physical and mental health, including our will to survive. ये हमारे फ्यूचर में सरवाइव होने की इच्छा शक्ति को और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उत्कृष्ट बनाने में मदद करता है। जहां आदमी अपने आप को बिलोंगिंगनेस में रखता है, अपनी ओनरशिप लेता है, वहां वो उस काम को एंजॉय करता है, नहीं तो मेंटली बर्डन मानता है और फिजिकली फटीग बहुत जल्दी होती है। दूसरा क्वेश्चन, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डीप कनेक्शन विद द सोशल ग्रुप्स, physical places and individual and collective experiences is the fundamental human need that predict numerous mental, physical, social, economic and behavioral outcomes. इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का कंसेप्ट है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है और ये हमारी जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसका फंडामेंटल आधारभूत संरचना का हिस्सा है और ये हमारी किन किन चीज़ों को प्रोडक्ट करता है, किन पर हमारी पर पूर्वाभास कराता है, वो मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और बिहेवियरल हमारा आउटकम कैसा होगा, ये उन सब चीज़ों को कंट्रोल या उनको विकसित करने में मदद करता है। अगला, ओनरशिप क्या है? At its core, taking ownership at work means taking initiative and responsibility. जो खुद अपने आप से इनिशिएट करता है, जो नॉर्मल है उससे अधिक करता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दिस इज माई जॉब, दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई रोल। जो ये कहता है वही लोग खुद भी ग्रो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ग्रो कराते हैं, वही सक्सेसफुल टीम डेवलप करते हैं। इसीलिए एक अच्छी टीम की जो आवश्यकता है वो ये है कि वह अपने अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करे, दूसरों को ब्लेम करना बंद करे और अपनी मिस्टेक्स और अपने चैलेंजेस को स्वीकार करे। यदि कभी कोई गलत काम हो जाए या निर्णय आपके अनुकूल ना आए तो यू शुड से without any blame to anybody, this is my job, this is my mistake, I have done it but I could not achieve my aim. This is called belongingness. इसमें एम्प्लॉयर का रोल भी है, इसमें एम्प्लॉय का भी रोल है और इसमें जो मेन फंडामेंटल रूल है वो है फ्रीडम टू एक्ट। आप खुद कितना अपने आप को आगे बढ़ के करते हैं और दूसरा एम्प्लॉयर आपको कितना फ्रीडम टू एक्ट
का स्पेस जनरेट करवाता है। तो ये दो चीजें आपके जानने की हैं। आइए इसको अपनी जो मास्लो की थ्योरी है, जो नीड हायरार्की है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की केवल साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है, या जिन लोगों की हम बेसिक मिनिमम वेज देने की बात करते हैं, जिनको एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, सेक्स यहाँ तक सीमित है, उन लोगों से बिलोंगिंगनेस की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वहां तक भी बिलोंगिंगनेस की बात या ओनरशिप की बात नहीं आती है। जैसे जंगल में पशु रहता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए जब भी उसे कोई ऐसी आवाज या कोई ऐसा आभास होता है तो वह अपने लिए करता है। सेम ह्यूमन की नेचर है। लेकिन जब हम लव, अफेक्ट्स, केयर, सपोर्ट, मैटरिंग, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल में मूव करने लगते हैं तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी ओनरशिप का या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का हिस्सा है। तो ये तीसरे लेवल के जो लोग हैं, जो फेयर वेज से ऊपर के लोग हैं, उनके हैं। और इसके बाद जब हम इसको फुलफिल करते हैं तो हम एस्टीम में चले जाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है। और यदि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चले गए, जो इसकी चरम सीमा है, तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, इनोवेटिव हो जाते हैं, वैल्यू बेस्ड बात करते हैं, इथिकल बिहेवियर डेवलप होने लगता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ने लगते हैं। तो ये सब हमारी नीड के फुलफिलमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों को देखने से पहले एम्प्लॉयर को समझना जरूरी है कि मेरे यहाँ एनवायरमेंट किस तरह का है। यदि मैं केवल बेसिक मिनिमम वेज देकर के सोच रहा हूं कि बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप कर लूंगा, तो शायद उसकी सोच अधूरी है। दूसरा, यदि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं करता, एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी की या ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचने की बात नहीं करता, तो भी ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस की बात बेमानी है। हाँ, यदि हम इन दो चीजों को पूर्णतः पालन करते हैं और एक लिविंग वेज से ऊपर फेयर वेज देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम टू एक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके पोटेंशियल को अनलेस करने के लिए, लर्निंग एजिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लर्निंग एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के थ्रू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तब मैं कह सकता हूं कि मेरे यहाँ बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप की प्रोसेस ऑन है। अब उसका रेशो कितना है, वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो या उसके डिफरेंट सर्वेज हैं, उनसे निकल कर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों से। जब हम मीटिंग करते हैं तो हम किस तरह के शब्दों का, किस तरह के चार्ट्स का, किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं, जिनसे बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप झलकती है। एक तो उदाहरण ये हो सकता है। दूसरा उदाहरण ये होता है कि इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऑफ टेकिंग ओनरशिप एट वर्क। जब कोई ओनरशिप लेता है तो उस एम्प्लॉय को या उस मैनेजर को या उस वर्कर को क्या बेनिफिट होता है। नंबर 1, एनहांस्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको मैंने जो पहली कहानी सुनाई उसमें पहला वर्कर कितना चिड़चिड़ा है, कितना उसका जो बिहेवियर है वो कितना रूड है कि दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूं, गर्मी पड़ रही है, पापी पेट का सवाल है। लेकिन जो थर्ड वन है वो कितनी प्यार से बात करता है। तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है यदि आप में बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप का सेंस डेवलप हो गया है। सेकंड थिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, जो आपका स्किल सेट है, वो या तो अप स्किल होगा या रीस्किलिंग होगी या आपके पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ग्रो। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। तीसरा, इंक्रीज इनोवेशन। आपको इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, सजेशंस जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में या प्रोडक्ट मिक्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 4, बेनिफिट डिसीजन मेकिंग। जब भी आपको कोई डिसीजन लेने को कहा जाएगा तो आपके डिसीजन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी डिसीजन के करेक्ट होने की संभावना रहेगी। यदि आप में बिलोंगिंगनेस नहीं है तो फिर आप डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, जो आपको
नेगोशिएशंस पावर हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डिसीजन गलत होने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसीलिए बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप से डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। स्ट्रॉन्ग द टीम डायनेमिक्स, जो टीम है, यदि आपकी बिलोंगिंगनेस हाई है तो बाय वर्च्यू ऑफ योर एग्जाम्पल्स यू कैन सेट सम एग्जाम्पल्स टू योर टीम कि भाई यहाँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जाने की प्रक्रिया ऑन है, यहाँ फ्रीडम टू एक्ट है, सभी के काम का रेस्पेक्ट होता है, सभी के विचारों का जब डिसीजन लेते हैं तो सुना जाता है और उनका समावेश होता है और उनको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। नंबर 6, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप जिसके लिए अल्टीमेटली जो आपका मनी का रिसोर्स है, जहां से पैसा जनरेट होता है, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर डिलाइट के लिए आप काम करेंगे और वो सामने नजर आएगा। नंबर 7 है ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो होने की या जो लर्निंग एजिलिटी है वो दोनों ही बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये ओनरशिप के बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं टेकिंग ओनरशिप एट वर्क। सम एग्जांपल्स में कुछ उदाहरण देने की, आपको यदि ओनरशिप लेते हैं तो किन किन चीज़ों से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं या आप स्वयं भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारे अल्टरनेट ढूंढ कर रखेंगे और बहुत कम समय में सॉल्यूशन दे पाते हैं। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। आप वो लेंगे कि मेरे कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आज है उसे खत्म करूं, क्या फ्यूचर में आने वाली है जिसको मैं अभी से ध्यान में रखूं, अपने प्रोडक्ट में वो सब चीजें डालूं ताकि मेरे कस्टमर को फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स मिनिमम हो सके। नेक्स्ट है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आपकी जो प्रोसेस के पैरामीटर्स हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या प्रोसेस मेथड्स हैं या प्रोसेस सिस्टम्स हैं या सर्विस सिस्टम्स हैं, वो सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं क्योंकि आप डेटा को एनालाइज करते हैं, जहाँ कमी मिलती है उसको ठीक से रिसोर्सफुली टैक्टफुली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप इन क्राइसिस। जब आपको जरूरत पड़ती है किसी तरह से आपके बिजनेस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस आता है तो आपको बहुत सारे अपनी अपनी पोजीशन के लीडर्स, लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आपके प्रोसेस लीडर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएंगे जो आपके उस क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है इनोवेटिव ड्राइव। कितनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए तरीके से खोज सकते हैं ताकि आपकी कॉस्ट भी मिनिमम रहे और आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से चीप और बेटर हो। तो ये सब बेनिफिट्स बराबर मिलते हैं। नंबर 6 है पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये करते हैं तो जो व्यक्तिगत किसी का डेवलपमेंट है, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने की हैं या लर्निंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, वो सब इजीली मुहैया हो सकती हैं और उनका प्रादुर्भाव ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है और ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बिल्ड होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हर तरफ पॉजिटिव वेव्स नजर आए, पॉजिटिव कल्चर हो। आपके यहाँ जो वर्क कल्चर है वो इथिकल और वैल्यू बेस्ड हो, तो वो तभी संभव है जब आप अपने यहाँ एम्प्लॉय ओनरशिप या एम्प्लॉय बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने के प्रयास करेंगे। नंबर 7 है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो आपके नए प्रोजेक्ट आते हैं जो रूटीन के काम नहीं है, जो आपके KRA के या बैलेंस कोड कार्ड के हिस्से नहीं है, उन सब में भी आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है। लोग स्वयं चलकर आते हैं, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं, प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम कंप्लीट करने में या आपके प्रोसेस को फुलफिल करने में मदद करते हैं। नंबर 8 है क्रॉस डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। लोग अपने ही डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं, जो दूसरे डिपार्टमेंटों का कोलैबोरेशन है वो बेहतर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक जील पैदा होती है और ऑर्गेनाइजेशन टीम बड़े से बड़े चैलेंज को स्वीकार कर कम से कम एफर्ट्स में अधिक से अधिक प्रॉफिट देने की चैलेंज को स्वीकार करती है। नंबर 9 है क्वालिटी कंट्रोल एनहांसमेंट। जब आपके यहाँ इनोवेटिव सजेशंस या आइडिया या इनोवेटिव प्रोसेस होगी, रोजाना प्रोसेस अपग्रेडेशन होगा, आपकी प्रोसेस ओरिएंटेड टीम होगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी
और फर्दर इंप्रूवमेंट के चांस जेनरेट होते रहेंगे। नंबर 10 पर है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। आज किसी भी बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी इज ए बिग इशू कि मैं सस्टेन कैसे करूंगा। कभी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल जाती है, कभी कस्टमर नीड बहुत तेजी से बदल जाती है, कभी कस्टमर जो मिक्स है, आपका प्रोडक्ट मिक्स है, वो उसकी नीड के बाहर हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सस्टेन करने के लिए आप टाइम टू टाइम प्रयास करते हैं। यदि आपके यहाँ ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस का एनवायरनमेंट है तो सस्टेनेबिलिटी हमेशा हाई होगी। लोग ऑटोमेटिकली वूका क्रिएट ही नहीं होने देंगे, उससे पहले ही आपको सॉल्यूशन देंगे एंड योर बिजनेस विल ऑटोमेटिकली ग्रो। इसीलिए इन एग्जाम्पल से ये समझा जा सकता है कि हम इतने सारे यदि बेनिफिट हैं तो इस पर प्रयास एम्प्लॉयर क्यों नहीं करता। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं मैं कुछ टिप्स देने की बात कर रहा हूं कि आप अपनी टीम को ओनरशिप लेने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर। आप किसी भी प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज कीजिएगा, उसको बर्ड व्यू में देखिएगा। केवल माइक्रो लेवल पर भी देखिए, मैक्रो लेवल पर भी देखिएगा। मैक्रो लेवल पर देखने पर आपको कुछ पिक्चर अलग नजर आएगी, माइक्रो लेवल पर कुछ प्रॉब्लम नजर अलग आएगी। तो दोनों का बैलेंस करके और मैक्रो लेवल पर सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। नंबर 2 है बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब प्रॉब्लम जीवन में सदा रहती हैं, सदा रहेंगी। यदि कोई सोचता है कि प्रॉब्लम कल नहीं आएंगी, ये गलत है। प्रॉब्लम्स आर रिमेन अनचेंज्ड। प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सॉल्यूशन खोजना है और खोजकर तैयार रखना है। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन यदि मेरे पास है तो मैं उस चैलेंज को कभी भी स्वीकार करने में झिझक नहीं करूंगा। और इन प्रोसेसेस से आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम तो आनी ही है। नंबर नेक्स्ट है एम्ब्रेस कंटिन्यूस लर्निंग। जब आपको ओनरशिप है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो आप खुद भी ग्रो करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो कराना चाहेंगे। इसीलिए आप दिन रात आपका प्रयास ये होगा कि मैं अपने जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कैसे करूं, सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करूं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कैसे कंट्रोल करूं, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूं, और जो लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जिनसे मैं माइंड को नया शार्पनेस दे सकता हूं या प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार कर सकता हूं या प्रॉब्लम से पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता हूं, वो सब लर्निंग एक्टिविटीज जो आपकी L&D है, लर्निंग एंड डेवलपमेंटल टीम है, वो इस कंटिन्यूस प्रोसेस से आपके यहां आगे बढ़ती है। नंबर 4 है कल्टीवेट रेजिलेंस। आप अपनी टीम में रेजिलेंस कल्टीवेट कीजिए और वो तभी वो संभव है जब उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ ओनरशिप होगी। क्योंकि जब आदमी किसी भी प्रोसेस को अपनी समझता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जा सकता है। और कल्टीवेट रेजिलेंस में आप नंबर 1 टॉप पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लोएस्ट पर्सन या बॉटम पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बीच के सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो यहाँ गीता का स्वधर्म का पाठ है वो जानना बहुत जरूरी है कि यदि आपको अपने अपने वर्क एरिया में सब अपनी अपनी प्रोसेस के ओनर हैं और बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखते हैं, प्रोसेस ओनरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर कल्टीवेट रेजिलेंस की समस्या ही आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है लीड बाय एग्जांपल्स। आप कथनी और करनी में अंतर मत कीजिए। आप जो कहते हैं वही करिएगा और जो नहीं कर सकते हैं उसे कहना बंद करिएगा। तो आप एग्जांपल लीजिए, केवल बातों के शेर मत बनिएगा। आप जो कर सकते हैं वही प्रॉमिस कीजिएगा। नेक्स्ट है बी प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। कुछ लोग शॉर्टकट मारकर रिजल्ट दिखा देते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं है।
यदि आप में सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड की जगह प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, ताकि आप प्रोसेस को कंप्लीट करें तो वही रिजल्ट आएगा जो आपने डिजाइन किया है। फिर उसमें कहीं गलती होने की या उसके रिजल्ट के दूसरे तरीके से आने की संभावना नहीं है। और जब आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जिनको आप इनोवेटिव तरीके से या कुछ प्रोसेस चेंज के या एसओपी बदल कर या सिस्टम्स या मेथड को अपग्रेड कर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सम वे यू कैन स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप, ये कुछ मैं तरीके बात कर रहा हूं, इन तरीकों से आप ओनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आस्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर बिजनेस राइट नाउ। आप कोई दूसरा पूछेगा तो बुरा लगेगा, आप स्वयं पूछिए कि मेरी बिजनेस एक्यूमेनशिप का कितना लेवल है और मैं अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहा हूं, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन। जिस दिन आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो उस दिन आपको ओनरशिप ऑटोमेटिकली आएगी कि यदि नहीं है कंट्रीब्यूशन तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाएंगे, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नंबर 2, हैव ए गेम प्लान एंड शेयर विद एवरीवन हु विल लिसन। आप एक प्लान बना के रखिएगा और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको सुन सकते हैं, मतलब जो आप पर बिलीव करते हैं। जो आप पर बिलीव नहीं करते वो नहीं सुनेंगे। एक कहावत कही जाती है कि जो मेरे पर विश्वास करते हैं उनको विश्वास दिलाना क्यों, और जो विश्वास नहीं करते उनको विश्वास के लिए मोटिवेट करना क्यों, वो नहीं करते तो नहीं करेंगे। तो आप केवल अपना प्लान उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी बात को सुनने को तैयार रहते हैं, वही आपके प्लान पर काम करेंगे, और वही फोस्टरिंग कल्चर ऑफ ओनरशिप कही जाती है। नंबर 3, नो योर वैल्यू एंड पुट देम इन राइटिंग फॉर न्यू हायर्स। जो आपके वैल्यू सिस्टम है, पर्सनल और प्रोफेशनल, उनको एक पीस ऑफ पेपर पर लिखिए और सबको, जितने भी न्यू हायर्स हैं उन सबको भी, जो ओल्ड हायर्स हैं उन सबको भी, तो आप अपने वैल्यूज और इथिक्स की चर्चा कीजिए और उनको खुद फॉलो कीजिए और लोगों को फॉलो कराइए। नंबर 4 है, लेट अदर्स बी अकाउंटेबल एवरी वंस इन वाइल। मैं यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आदमी स्वयं लेता है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बनाई जाती है। तो आप लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए सिस्टम में फ्रीडम टू एक्ट दीजिए। यू हैव टू डू दिस जॉब एंड यू विल बी अकाउंटेबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। ये प्रोसेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कीजिए। आप सभी काम जो खुद करेंगे तो कभी ये प्रोसेस नहीं होगी। बहुत सारे लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद सजेस्ट करने लग जाते हैं, जबकि सिस्टम ये कहता है कि आप जो प्रोसेस में जहां प्रॉब्लम आई है उन्हीं लोगों को मोटिवेट कीजिए, लेट देम कम आउट, लेट देम फाइंड द सॉल्यूशन, और उनको इंप्लीमेंट करने दीजिए। बिजनेस में आप जब तक फेलियर नहीं इन्वॉल्व करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल टीम नहीं बना सकते। फेलियर क्यों हुआ उसका एनालिसिस होना जरूरी है, उसका रेशो लिमिटेड होना जरूरी है। वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। आपके 10 में से एक डिसीजन गलत हो गया, 9 तो सही है ना। बिजनेस अपना आप काम करेगा, आप 9 में उसकी तारीफ कीजिए, एक के लिए अकाउंटेबल बनाइए। नंबर नेक्स्ट है, लिसन टू योर टीम एंड कीप एन ईयर आउट फॉर डिफेंसिवनेस। आप अपनी टीम के प्रत्येक मेंबर को सुनिए, क्या कहता है, क्यों कहता है, कैसे कहता है, क्या चाहता है, कब चाहता है, किस तरीके से चाहता है, ये सब आप ओपन रहिए। और क्या करिए, कीप एन ईयर आउट फॉर डिफेंसिवनेस। अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखिए। जो गलत है वो गलत है। यदि आप डिफेंसिव रहेंगे तो आपके पास फिल्टर हमेशा लग करके आएगा, कम्युनिकेशन फिल्टर होकर के आएगा। लोग आपके सामने वही बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। और यदि आप कि टीम में ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप हो गया तो लोग वो कहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या जो प्रोसेस को चाहिए। इसलिए आप अच्छे श्रोता बनिए और फिर उसको डिफेंस से बाहर रखिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं,
टेकिंग ओनरशिप ऑफ मिस्टेक एट वर्क, जब काम पर गलती हो जाए तो आप स्वीकार कीजिए, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज माई फॉल्ट। ये सेंटेंस आपके कॉमन टॉक में आने चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं। सबसे पहले एक्नॉलेज द मिस्टेक, आप स्वीकार कीजिए, दिस इज माई मिस्टेक, because of this we have committed this mistake, but in future we have to avoid such kind of. Number 2, assess and communicate, गलती क्यों हुई उसे असेस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। नंबर 3, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से भी और जो पहले के लोग हैं जो आउटसाइड एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी लर्न कीजिए, क्योंकि बार बार गलत निर्णय लेना आपके लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हितकर नहीं होगा। इसलिए आपकी लर्निंग एजिलिटी बहुत फास्ट होनी है। नंबर 4, इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स, जो आपको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग एनालिसिस पता चले हैं, ड्यूरिंग डिस्कशन आपने बनाए हैं, उनको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट कीजिए। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप का प्रादुर्भाव या उसकी क्रिएटिविटी नजर नहीं आएगी। शेयर लर्निंग्स, अच्छा सबसे तरीका यह है कि आपकी जो लर्निंग है, जो गलतियों से आपने सीखा है, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। यदि कोई कहता है कि आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक इन माई लाइफ, या तो उसने कोई काम नहीं किया या कभी जो काम किया वो रूटीन किया, कोई स्टीरियोटाइप जॉब किया जिसमें गलती के चांसेस ही नहीं थे, अदरवाइज गलतियां सबसे होती हैं। तो आप अपनी जो लर्निंग्स हैं, जो गलती करने के बाद आपको पता चलता है, वो सबसे शेयर कीजिए, डॉक्यूमेंट बनाइए, सर्कुलेट कीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वो गलतियां रिपीट ना हो। अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ ओनरशिप प्रोसेस। जब हम ओनरशिप की प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन सी सीमा है हमारे सामने आकर के बाधा बन करके खड़ी हो जाती है। नंबर 1, सबसे पहली जो ह्यूमन वीकनेस है, फेयर ऑफ फेलियर। कोई आदमी नया चैलेंज स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इसको दिमाग से बाहर निकालिए। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने कोई काम किया नहीं तो मेरे कॉन्फिडेंस का हमेशा अभाव रहता है। तो हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन इन सब कामों में आपकी बहुत मदद करती है। जिनको मदद चाहिए वो हमसे ले सकते हैं या हमारे वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ये सब काम करते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस अपनी टीम में कैसे बिल्ड करें, हम लोगों की मदद भी ले सकते हैं। नंबर 3, अवॉइड अनसर्टेनिटी। आपको पहले से जो वूका सिस्टम है, आपको अनसर्टेनिटी कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि समय से पहले आपको पता हो कि कौन सी प्रॉब्लम कहां किस रूप में कितनी बड़े तरीके से खड़ी होगी, और वही लीडरशिप की कमाल है। तो आप अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। बहुत बार हम ना तो अपनी एबिलिटी पर विश्वास करते हैं, ना ही अपनी टीम मेंबर्स की एबिलिटी पर विश्वास करते हैं। तो छोटा छोटा टेस्ट करते रहिए और अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को डेवलप कीजिए, क्योंकि सब काम आप स्वयं नहीं कर सकते। आपको टीम के हर मेंबर को काम देना ही होगा, और सब जब अचीव करते हैं तभी बड़ा कॉमन गोल इजीली अचीव होता है। नंबर 5, फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स। लोग क्या कहेंगे, ये रोग सबसे पुराना है। आप ऑनेस्ट हैं, आपकी इंटेग्रिटी 100% ओके है, डाउटफुल नहीं है, फिर किसी की परवाह मत कीजिए। सिस्टम को जो जैसे बनाया गया है वैसे फॉलो कीजिए, प्रोसेस को करेक्ट कीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, रिजल्ट ओरिएंटेड से निकल कर बाहर आइए। कभी कॉर्नर कट मत कीजिए, कभी शॉर्टकट मत मारिए, कभी इंडिविजुअल वर्किंग की जरूरत है तो अलग बात है, अदरवाइज टीम को कभी डिच करके इंडिविजुअल क्रेडिट मत लीजिए। ये सब आपके काम आपको मदद करेंगे इन फियर से बाहर आने में। अब हम अगली बात करते हैं ओवरकम द बैरियर्स टू टेकिंग ओनरशिप, कि कौन कौन सी बाधाएं और उसका सीक्वेंस क्या है। आइए एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहली आती है आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ बैरियर, कि वो मुझे बैरियर क्यों लगता है, दूसरों को बैरियर क्यों नहीं लगता है, उसके प्रमुख कारणों की खोज कीजिए। दूसरा आता है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस खुद डेवलप कीजिए। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कोई ओनरशिप नहीं ले सकते। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रोफेशनल से, अपने कोच से, अपने मेंटर से, अपने ट्रेनर से, अपने जो L&D का डिपार्टमेंट है उनसे मदद ले सकते हैं। नंबर 3 पर आता है एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। आप जो वल्नरेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्या किया जा सकता है? नंबर 1, सीक सपोर्ट। हमेशा जब आपको प्रॉब्लम हो तो दूसरों से मदद मांगिए। ऑर्गेनाइजेशन में मदद मांगना इज ए वेरी गुड हैबिट, नॉट ए बैड हैबिट। और नेक्स्ट है आपका लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप अपनी मिस्टेक्स से सीखिए। गलती हो जाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक रूटीन काम है, लेकिन गलती जानबूझकर नहीं होनी चाहिए। गलती अनजाने में हो जाए वो स्वीकार है, जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं वो गलती नहीं है, वो कुछ और है। तो इसीलिए अपनी मिस्टेक से सीखिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ओनरशिप की जो बैरियर्स हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना है, आप अकेले नहीं। ईच वन एंड एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। दूसरी बात है फेयरनेस फर्स्ट। आप प्रत्येक प्रोसेस हो, मेथड हो, ह्यूमन हो, मनी हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन हो, हर चीज में फेयरनेस लाइएगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप। तो ये कुछ चीजें जो आप लाकर डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको बिलोंगिंगनेस के 4 एलिमेंट बताऊंगा जिनसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंगनेस को मेजर कर सकते हैं या ला सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय वांट टू बी सीन। हर एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो अपना एक स्पेस चाहता है कि उसकी रेस्पेक्ट हो, उसकी एक जगह हो, लोग उसके काम को पहचानते हों, लोग उसके काम की तारीफ करते हों। तो जब भी वो अच्छा काम करे उसको आप जरूर स्पेस दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और यदि कोई सलाह देनी है तो अकेले में दीजिए, तारीफ खुले में कीजिए, सबके सामने कीजिए। और यदि कभी किसी बात पर कोई फीडबैक देनी है या उसको कुछ अलग से समझाना है तो कोशिश कीजिए 1-to-1 बात हो। नंबर 2, एम्प्लॉय वांट टू बी कनेक्टेड। हर एम्प्लॉय जो घर से आता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर की सारी रिक्वायरमेंट, उसकी जो मनी का फ्लो है वो इस जॉब के माध्यम से ही है। तो एवरीबॉडी वांट टू कनेक्ट। अब वो कनेक्ट हम नहीं कराते हैं या वो कनेक्ट नहीं होता है, वो एक अलग विषय है, उस पर जब समय मिलेगा चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, एवरी एम्प्लॉय वांट टू बी कनेक्टेड। कोई एम्प्लॉय घर से आइसोलेशन में काम करने नहीं आता। एम्प्लॉय वांट टू बी सपोर्टेड। हर एम्प्लॉय को सपोर्ट की आवश्यकता है। बी सपोर्टिव। आप अपने यहाँ सपोर्ट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, खुद भी सपोर्ट लीजिए और दूसरों को सपोर्ट कीजिए भी। नंबर 4, एम्प्लॉय वांट टू बी प्राउड। हर एम्प्लॉय को चाहता है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरा एक स्थान हो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइड हो और मेरे को भी प्राउड मिले कि ये काम मैंने किया है, क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अच्छा काम हो जाता है तो मैंने किया और बुरा हो जाता है तो सामने वाले ने किया। जिसने जो काम किया है उसका क्रेडिट, उसका प्राइड या प्राउड जो भी आप देते हो वो उसको प्रॉपरली, टाइमली, एडुकेटली, प्रॉपरली, टाइमली, एडुकेटली मिलना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं वेज टू क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द वर्क प्लेस। कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, उन पर बात करते हैं। नंबर 1, रेगुलरली मेजर द पल्स ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पर क्या हो रहा है, कौन सी टीम का मेंबर क्या सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो सब आपको पल्स पर होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए।
मिनट मिनट की खबर आपको आपकी अपनी टीम की होनी चाहिए। नंबर, इसमें कुछ चीजें मैं आपको जोड़ूंगा। नंबर 1, डू यू फील योर वैल्यू मच दोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? ऐसा महसूस करते हैं? ये क्वेश्चन है, यदि आप करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर। दूसरा, डू यू फील यू आर इंटेग्रल टू द कंपनीज गोल्स? तीसरा, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ मच डू यू फील कोवर्कर्स केयर अबाउट यू? इन सबके उत्तर आप खुद पा सकते हैं। नंबर 4, डू यू फील लाइक यू प्ले ए पिवटल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा महसूस करते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं ऐसे ही आता हूं, मैं जाता हूं, मेरे को कोई नहीं पूछता? मैं आपको एक कहानी अलग से सुनाऊंगा अभी, जब ये मैं पहले बात कर लूं, ताकि आपको इस बात का क्लैरिटी हो जाए। नंबर नेक्स्ट है, डू यू फील लाइक यू आर यूनिक? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं या आपको कराया जाता है? नेक्स्ट, on the scale of 1 to 5 how strongly do you feel like you can be your authentic self at work? आपका अपना ऑथेंटिसिटी बहुत अधिक है। नेक्स्ट, on the scale of 1 to 5 how open you feel your colleagues are to different perspective? तो ये यदि आप रेगुलरली मेजर करते हैं, एम्प्लॉयर मेजर करता है अपनी टीम का और टीम का मेंबर अपने लिए, तो दोनों को आंसर मिलते हैं। मैं एक कहानी सुना रहा था हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा वर्कर था, और हेनरी फोर्ड ने प्लेन बनाना शुरू किया था, तो जो प्लेन का जो विंग्स को कसने वाला नट था, केवल वो सारी जिंदगी उसने वही कसा। तो जब वो रिटायर होने का था, तो उसने हेनरी फोर्ड ने उससे एक दिन पहले पूछा कि तुम कैसा महसूस करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट नहीं थी, मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझसे आप कुछ मत पूछिए। तो उसने कहा, ठीक है, कल आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आइए, आपको मैं अपने साथ डिनर कराता हूं, तो आप सुबह आ जाइएगा, डिनर रात में करेंगे। तो वो एम्प्लॉय अपनी फैमिली को लेकर आ गया। तो उसने कहा कि सारी जिंदगी आपने नट कसने का काम किया है ना, आइए, आपने जिस प्लेन का नट कसते थे उसी में बैठकर आपको आपके परिवार के साथ घुमा कर लाते हैं, और आप जाइए और नट को एक चूड़ी कम कस के आइए। तो एम्प्लॉय ने कहा, ऐसा क्यों? कि ऐसा लिए कि आपकी काम की तो इंपॉर्टेंस नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपने तो अपनी जिंदगी के सारा समय ऐसे ही गुजारा है, तो टाइट कसा हो या लो कसा हो क्या फर्क पड़ता है? और आपका फैमिली बैठेगी, गिरेंगे या उड़ेंगे, आपका प्लेन के जो सर्विस है वो बताएगी। उसने कहा, यदि मैं पूरा नहीं कसूंगा तो फिर मैं अपने परिवार को नहीं बैठाऊंगा, तो कहीं भी लड़खड़ा कर गिर जाएगा। तो उसने कहा, डू यू फील कि योर वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट? ये प्लेन केवल फ्यूल से नहीं उड़ता, ये पायलट से नहीं उड़ता, इसकी एवरी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करती है, तब ये आकाश में उड़ता है। तो योर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने महसूस किया, तभी उसने नट को कसा पूरा टाइट, और अपने परिवार के साथ हेनरी फोर्ड के साथ उड़ा, और शाम को डिनर करके घर आया। तब उसको प्राइड हुआ। सारी जिंदगी वह इसी कुड़न में रहा कि मेरे वर्क की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसके वर्क की इंपॉर्टेंस उसे लास्ट डे पता चली। तो ऐसी एक्टिविटीज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर करते रहिएगा। अब मैं आपको नंबर 2 पॉइंट बताता हूं। थिंक बियॉन्ड द DEI। DEI मीन्स डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसके बाहर भी सोचिए। आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन केवल डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की बात करती हैं, इनके बाहर भी दुनिया है, इनके बाहर भी सोचिए। यदि आपको आवश्यकता है तो हम जैसे प्रोफेशनल्स जो फ्रीलांसर्स हैं आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमारी सेवाओं का फायदा ले सकते हैं। दूसरा, नर्चर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप नर्चर कीजिए ट्रस्ट को और ट्रांसपेरेंसी को। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे हेनरी फोर्ड ने नर्चर किया, उस एम्प्लॉय को एक दिन में ही समझ में आ गई कि माई जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी की पर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट माई 100% कंप्लीशन ऑफ जॉब नो प्लेन कैन फ्लाई इन द स्काई। तो यही आपको जानना पड़ेगा। नंबर 4 है, बिल्ड एंगेजिंग कनेक्टेड एम्प्लॉयज कम्युनिटीज। आप हर एम्प्लॉय को किसी ना किसी बहाने से
ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज कीजिए, बहुत सारी कमेटी बनाइएगा, ताकि हर आदमी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे करके महसूस कर सके कि दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर को एफर्ट्स करने होंगे। नंबर 5, क्रिएट ए साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट। आप फिजिकली सेफ तो करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ मीन्स वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी of human being, why he thinks so, why he is coming. If somebody is coming late, तो you should know why he is coming late. ये सब साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे। नंबर 6 पर आता है एंश्योर फेयर कंपेंसेशन, बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स। आप एम्प्लॉय को जितना फेयर वेज दे सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स लेकर के बेनिफिट दे सकते हैं, उतना अवश्य दीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर कॉस्ट हार्डली 0.1% से लेकर के मैक्सिमम 6 to 7%, जो बहुत लेबर इंसेंटिव है उनमें 8 to 9% जाती है, 10% कहीं नहीं है वर्तमान में। हम 90% को बॉर्डर नहीं करते और इतने में हम इतना ढूंढते हैं। ये एम्प्लॉयर का थिंकिंग पैटर्न है, ये एम्प्लॉयर्स को सोचना पड़ेगा। और जितना आप ज़्यादा बेटर करेंगे उतनी आपका ये परसेंटेज ऑफ वेज घटता चला जाएगा। ये हमें गलत फहमी है, जितना हम ज़्यादा देंगे हमारा बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका आउटपुट इतना अधिक मिलेगा कि वो अगली बार ही आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो इसकी ROI बहुत जल्दी कैलकुलेट होती है। नंबर 7 है गिव रिकॉग्निशन एंड शो एप्रिसिएशन। आप जब भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो, आप अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनको पैट ऑन द बैक कीजिए, उनको वर्क को अप्रिशिएट कीजिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, इन ड्यू टाइम उनको प्रमोट कीजिए, या जो भी आप प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं वो कीजिए। नंबर 8, पुट मोर एफर्ट्स इनटू ऑनबोर्डिंग। जब आप कोई नया एम्प्लॉय लेते हैं उस टाइम फ्रॉम डे 1 से, जिस दिन ऑन बोर्ड होता है, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट के बाद या रिक्रूटमेंट के बाद ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम के लिए जाता हूं। वहां लोगों को यही बताना है कि आपका फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से सेफ एंड सिक्योर है, आपको करियर ग्रोथ के चांसेस किस किस तरह से किस किस लेवल पर मिलेंगे, आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, लर्निंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या क्या हैं, उनसे आप अपने आप को, जो अभी तक अपने पोटेंशियल को अनलेस नहीं कर पाए हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब ऑन बोर्डिंग के टाइम पर बताइए। गलती क्या करती है, जब हम आदमी को लेते हैं, आते ही उसे काम पर लगाते हैं, तो वो ना ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाता है, ना ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझ पाता है, ना साइकोलॉजी को समझ पाता है, और डे 1 से उसके मन में गलत गलत भावना है, जो र्यूमर्स हैं या जो उसके कुलीग उसको मिस इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे वो माइंड में जगह बना लेता है। इसीलिए ऑनबोर्डिंग के बाद ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोसेस बहुत जरूरी है। नंबर 9 है एनकरेज एम्पैथेटिक लीडरशिप। आप लोगों को सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथिक मीन्स गो ऑन देयर लेवल, जहां वो सोचते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से उनका थिंकिंग पैटर्न है, उस लेवल पे जाकर उन्हीं की तरह से सोचिए, और तब आप उस लीडरशिप को डेवलप कीजिए, तो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत तेजी से बढ़ती नजर आएगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हाउ टू क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द वर्क प्लेस। सबसे पहला है क्रिएट साइकोलॉजिकली सेफ स्पेस। इसके लिए आपको लीडर शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बी एन एली, especially for the अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, जिनको आप कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उन ग्रुप के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। नंबर 2, चेक इन विद द पीपल। एम्प्लॉय फील द ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग व्हेन देयर कोलीग चेक्ड इन विद देम पर्सनली एंड प्रोफेशनली। जब उनके सीनियर लोग उनसे आगे बात करते हैं, उनके दूसरे डिपार्टमेंट के लोग बात करते हैं, तो उनको गर्व महसूस होता है। गिव पीपल ए वॉइस हु आर फीलिंग इग्नोर्ड। उस आदमी को जरूर आप बात करिएगा
जो ये महसूस करता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नहीं पूछता, जो आइसोलेशन में रहता है, उसको आपको जरूर बात करनी है। कोलैबोरेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। आस्क फॉर इनपुट, आप हर एम्प्लॉय से पूछिए कि आपका आउटपुट किन इनपुट से बढ़ सकता है, वो इनपुट आपको मिल रहे हैं एडिक्वेटली और टाइमली या नहीं मिल रहे तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ये जरूर कीजिएगा। बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं और जाते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं और वो कुछ करते नहीं, तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। इन प्लेस ऑफ असेट्स दे यूज टू बिकम एन लाइबिलिटी। एक है एनकरेज एम्प्लॉय लीड कम्युनिटीज, जो एम्प्लॉय की कम्युनिटीज है उनको लीड कीजिए, उनको जेनरेट कीजिए, राइट डायरेक्शन दीजिए, राइट कम्युनिकेट कीजिए और राइट पर्सपेक्टिव में डायलॉग कीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बहुत तेजी से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकते हैं और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रेमेंडसली इन मल्टीफोल्ड बढ़ा सकते हैं। What employer has to do, 6 tips to foster sense of belongingness। मैं अंत में, क्योंकि वार्ता तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं प्रत्येक एम्प्लॉयर को 6 टिप्स देना चाहता हूं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें इजीली से अपनी सुविधा अनुसार अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लागू कर सके। केवल मैं 6 की बात करूंगा। नंबर 1, सबसे पहली है इन्वॉल्व योर एम्प्लॉय इन की डिसीजंस एंड मेक इट ए पॉइंट टू कंसीडर। आप अपने एम्प्लॉय को जो जिस लेवल पर है उस लेवल के जो की डिसीजन से आप लेते हैं उस पर इन्वॉल्व कीजिए ताकि उसको लगे दिस इज माई प्रोसेस, दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माई एरिया ऑफ वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेक ट्रस्ट टू कॉर्नर स्टोन ऑफ योर एम्प्लॉयज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, अलाउ एम्प्लॉयज टू देयर बेस्ट वर्क विदाउट माइक्रो मैनेजिंग देम। आप एक बार उनमें ट्रस्ट बनाइए और उनको माइक्रो मैनेजिंग मत कीजिए, तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, उसे सब पता है। आप बोलिए ये काम है, तुम्हें करना है, मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए, टेल मी। आप ये क्वेश्चन जरूर पूछिए, मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए। ही विल और शी विल डेफिनेटली आस्क। आप ये मत कहिए ये मैं दूंगा, 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 वो तो उसे पता ही है। आप ये दीजिए कि मेरे से आप क्या उम्मीद रखते हैं, मुझे बताइए, तो डायलॉग बढ़िया होगा और तभी वो चीजें बदलेंगी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की यहां आवश्यकता है। नंबर 3, एनकरेज मैनेजर्स टू चेक, आप खुद भी और अपनी मैनेजरियल टीम को भी, विद देयर टीम एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव हाउ देयर वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द कॉमन कॉज। अपने मैनेजर्स को बोलिए कि उनकी टीम जो आप कंपनी का कॉमन कॉज है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, उसको फुलफिल करने में वो कैसे और मदद कर सकते हैं। उन चीजों को पूरा करने के लिए आप क्या सपोर्ट चाहते हैं वो बोलिए, तब आपके यहाँ ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डेवलप होता जाएगा। नंबर 4, टू एंश्योर एम्प्लॉय ट्रीटेड फेयरली विद रेस्पेक्ट। आपका एम्प्लॉय ये महसूस हमेशा करे कि मेरे साथ मेरा कोई शोषण नहीं हो रहा है, मेरे को मेरी फेयर वेज मिलती है, प्रॉपर मेरा वेलफेयर देखा जाता है और मेरे को रेस्पेक्ट मिलती है। हैंडल एनी इंस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट राइट अवे एंड टेक एक्टिव स्टेप टू कीप दीज इश्यूज एट बे। जब भी आपको लगे कि मेरे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन है या किसी का हरासमेंट हो रहा है, इमीडिएटली निप इन द बड, आप उनको ये बाहर कीजिए या किसी एकांत में जाकर के पार्क कर दीजिए। उनका शो फ्लोर पर इन्वॉल्वमेंट किसी कीमत पर अलाउ मत कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 5, मैं जो बात करने वाला हूं, एम्पावर योर एम्प्लॉय टू स्पीक अप during meetings, contribute their ideas and provide feedback to the management।
आप ये 3 चीज जरूर कीजिएगा समय समय पर। नंबर 1, जब मीटिंग हो तो एवरी एम्प्लॉय हैज टू कंट्रीब्यूट, एवरी मेंबर ऑफ दैट मीटिंग हैज टू कंट्रीब्यूट। बहुत सारे सीनियर्स मीटिंग बुलाते हैं, खुद अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। वो मीटिंग नहीं है, वो तो वन वे कम्युनिकेशन है। मीटिंग मीन्स यू हैव टू लिसन योर टीम मेंबर्स। दूसरा, कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज, उनके आइडिया को सुनिए और उनको कंट्रीब्यूट कीजिए कि ये कैसे और बेहतर बन सकता है। तीसरा, प्रोवाइड फीडबैक टू द मैनेजमेंट, जो आपने अपनी टीम से इकट्ठा किया है वो फीडबैक मैनेजमेंट को अवश्य दीजिए। डोंट कीप इट अप टू यू ओनली। बहुत सारे लोग मीटिंग करके आते हैं फिर फीडबैक नहीं देते हैं, अपने तक रोक लेते हैं। नहीं, वो जरूरी है और मीटिंग्स होती ही इसलिए है। नंबर 6 और भी जो इम्पोर्टेंट है, एनकरेज इंटरेक्शंस बिटवीन योर एम्प्लॉयज एंड सी लेवल लीडर्स। सी लेवल लीडर्स मीन्स जो वास्तव में लीडर नहीं है लेकिन लीडरशिप का रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सी लेवल लीडर्स कहा जाता है। उनको जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा और क्या कहिएगा, आस्क मी एनीथिंग, कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई एम योर साउंडिंग बोर्ड, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तभी आपका ट्रस्ट हाई होगा। सेशंस एंड एम्प्लॉय forums are excellent way to connect with your employees। तो आप आस्क मी एनीथिंग वाले सेशंस जरूर कीजिए। जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, जितने भी ओनर्स हैं, महीने में एक बार एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि आपका बिजनेस एक्यूमेनशिप और अपनी प्रोसेस की ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस डेवलप करने में मदद मिल सके। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि आप ये सब काम करेंगे तो आपके यहाँ बिलोंगिंगनेस बहुत हाई होगी। और आज इतना ही, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपको यदि अच्छा लगे तो आप हमें लिखिए जरूर, आप हमें टिप्पणी दीजिए, जो आपको और लगा कि इसको और बेहतर बनाने में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो अवश्य लिखिए, या फ्यूचर में आपकी नीड क्या है वो जरूर लिखिए, लेकिन आप हमसे चैट जरूर कीजिए। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपका मुझे सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।